हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट सेकंड यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का यूनिट सेकंड के बारे में कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। तो इसके फुल सिलेबस के बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ, जैसे कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपैरेटिव स्टडी, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और 1% कंपनी। ये जितने भी आपके टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे यूनिट सेकंड में दिए रखे हैं, तो इसका मैं कंप्लीट रिवीजन कराने वाली हूँ एकदम जल्दी में। सो लिसनर्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो को अगर PDF चाहिए हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लिसनर्स, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। जैसा कि लिसनर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑपरेटिव कंपैरेटिव स्टडी। इसमें मैंने सबसे पहले जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कशन किया है आपसे, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि एकल स्वामित्व। इसको हिंदी में कहते हैं एकल स्वामित्व। तो अब आइए जान लेते हैं कि सबसे पहले कि इसकी क्या मीनिंग होती है। एकल स्वामित्व किसे कहते हैं, से इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी है, मेरिट्स डिमेरिट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लिसनर्स, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिएगा। अब आइए देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है द वर्ड सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। हेंस सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन हु इज द ओनली ओनर ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब होता है कि सोल का मतलब है, सोल प्रोप्राइटरशिप दो शब्दों से मिलकर के बना है लिसनर्स। पहला है सोल, दूसरा है प्रोप्राइटरशिप। इसका मतलब होता है सोल का मतलब ओनली यानी कि एक, और प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर यानी कि स्वामी। यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है कि जो बिजनेस का इकलौता ओनर हो, वो एक ही ओनर हो, उसी को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप को हम एक और नाम से जानते हैं, सोल ट्रेड भी इनको कहते हैं। लिसनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंटरप्राइज है जो कि खुद ही नेचुरल पर्सन जो खुद ही मैनेज करता है। उस पे कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता ओनर पे और बिजनेस की एंटिटी पे। तो आई होप आपको मीनिंग इसकी क्लियर हो गई होगी कि सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें तो एकाकी स्वामित्व इसको हिंदी में कहा जाता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर ले तो एग्जाम्पल जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं, ब्यूटी पार्लर, जैसे कि एक सिंगल कोई भी लेडी चलाती है तो वो सोली ओनर है, सब कुछ मैनेज कर रही है। बार्बर शॉप, जनरल स्टोर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे, यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सोल प्रोप्राइटरशिप की, क्या क्या फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो पहला है सोल ओनर ऑफ द बिजनेस, यानी कि इकलौता मालिक होता है ये बिजनेस का सोल प्रोप्राइटरशिप। एकाकी स्वामित्व होता है, एकाकी व्यापार पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है, और इसमें जितने भी कार्य होते हैं इसके लिए ये स्वयं जिम्मेदार होता है। तो व्यापार को प्रारंभ करने पर जो भी प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं उनका प्रबंध इसी के द्वारा किया जाता है, और अंत होने पर उन सब का अधिकारी ये स्वयं होता है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है असीमित उत्तरदायित्व, यानी कि इसमें स्वामित्व एवं जोखिम सहभागी होते हैं, यानी कि व्यापार में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं के लिए ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी कौन है, ओनर है, क्योंकि वो अकेला सारी चीज मैनेज कर रहा है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। नो सेपरेट एंटिटी, इसमें बोला गया है कि उसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें इजी फॉर्मेशन, यानी कि हम जब चाहें तब इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एकाकी व्यापार हम विश्व में एक ऐसी संस्था है जिसको जितनी शीघ्रता से हम प्रारंभ कर सकते हैं उतनी ही जल्दी समाप्त भी कर सकते हैं। यानी कि इट इज इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। फ्रीडम ऑफ वर्क, यानी कि इसमें हमें काम करने की स्वतंत्रता होती है, हम जब चाहे तब अपना काम करें, जब चाहे तब हम अपना काम बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल। इसमें कैपिटल की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे पास इसमें क्योंकि इकलौता ओनर होता है तो उसके पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उसको खुद ही मैनेज करके चलना होता है। तो इसमें जैसे कि कोई भी सेपरेट इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, बिजनेस यानी व्यापार से पृथक अस्तित्व इसका नहीं होता। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस है। तो इसमें यू कीप ऑल द प्रॉफिट, इसका मतलब ये होता है लिसनर्स की
सोल प्रोप्राइटरशिप क्योंकि इकलौता मालिक है बिज़नेस का, तो सारा का सारा प्रॉफ़िट होने पर सारा का सारा प्रॉफ़िट खुद ही रखता है और लॉस होने पर सारा का सारा लॉस भी खुद ही झेलता है। नेक्स्ट है स्टार्टअप कॉस्ट आर लो। स्टार्टअप कॉस्ट इसमें लो होती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम इज़िली स्टार्ट कर पाते हैं इसको क्योंकि किसी प्रकार की इसमें कठिनाइयाँ नहीं होती, इसमें वैधानिक शिष्टाचारों से ये युक्त नहीं होता। इसमें चाहे जब चाहे आरंभ किया जा सकता है और जब चाहे इसका अंत किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि यू हैव मैक्सिमम प्राइवेसी। इसमें हमें पास मैक्सिमम प्राइवेसी रहती है, ओनर के पास सीक्रेसी रहती है, यानी कि व्यापारिक रहस्य प्रत्येक व्यापार की सफलता का मुख्य कारण होता है लिसनर्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर कोई सीक्रेसी मेंटेन करनी हो, तो इसमें वो चाहे तो किसी को नहीं बता सकता है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग योर बिजनेस इज सिंपल, यानी कि हम अपने बिजनेस को अच्छे से मतलब इज़िली एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। इसको जितना बनाना सरल होता है उतना ही इसको मतलब कह सकते हैं कि इसको उतने ही अंत करना भी सरल होता है इस क्योंकि इसमें एक ही ओनर होता है तो जब चाहे जब बिज़नेस स्टार्ट करे, जब चाहे जब बंद कर दे। ईज़ी फॉर्मेशन का मतलब भी बता दिया मैंने आपको। इसमें क्विक डिसीजन मेकिंग यानी कि शीघ्र निर्णय। इसमें कहा जाता है कि व्यापार में अवसर में अगर हमें प्रॉफ़िट कमाना है, तो हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या करना पड़ता है? क्विक डिसीजन लेना पड़ता है। तो क्योंकि इसमें एकाकी व्यापार को मतलब किन्हीं दूसरे से डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो एकल स्वामित्व होता है, ओनली ओनर होता है, तो वो क्या करता है, आवश्यकता पड़ने पर वो खुद ही डिसीजन लेता है। तो वो सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस पर खुद ही आती है। तो ये सारी चीज़ें इसके कुछ एडवांटेजेस थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहले बात कर ले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी। ज़ाहिर-सी बात है लिसनर्स क्योंकि सोल ओनर होता है, तो इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, असीमित दायित्व होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट है आपका योर कैपेसिटी टू रेज़ कैपिटल इज़ लिमिटेड, यानी कि इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज़ होता है, इसके पास कैपिटल रेज़ करने की समस्या होती है क्योंकि एक सिंगल ओनर होता है तो बैंक भी सोचती है कि इनको लोन देने से पहले सोचती है कि क्या पता ये चुका पाएँगे या नहीं। नेक्स्ट है ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेकिंग डे टू डे बिज़नेस डिसीजन इज़ योर्स, यानी कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको खुद लेनी पड़ती है। तो अगर ये ना रहे इनके एब्सेंस में तो फिर क्या होता है बिज़नेस बंद होने की संभावना भी रहती है। लिसनर्स इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज़ रहते हैं, लॉस रहता है, अगर ये एब्सेंस हो जाए तो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें कि हमें हैस्टी डिसीज़न लेनी पड़ती है यानी जल्दबाज़ी में निर्णय करने पड़ते हैं। इसमें क्रेडिट वर्दिनेस जैसे मैंने कैपिटल का बताया ना लिमिटेड होता है, सीमित साख योग्यता होती है। तो ये सारी चीज़ें इसकी कुछ डिसएडवांटेजेज़ हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, दूसरा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है लिसनर्स। तो सबसे पहले जान लें कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप में का मतलब है जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं पार्टनरशिप बिजनेस बाय डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु कंबाइन देयर रिसोर्सेज टू फॉर्म अ बिजनेस एंड एग्री टू शेयर रिस्क प्रॉफिट एंड लॉसेस। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस में हम क्या करते हैं, अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो इसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि अपनी रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक बिजनेस फॉर्म करते हैं जिसमें वो अपने रिस्क को, प्रॉफिट को और लॉसेस को, सब चीजों को शेयर करते हैं। अब जैसा कि और में एक डेफिनेशन मैंने और दी है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है लिसनर्स कि ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ये डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट में कही गई है। इसमें क्या बताया गया है लिसनर्स की साझेदारी जो होती है उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यापार के लाभ को आपस में बांटने का ठहराव किया है जिसे वे सब अथवा उन सब की ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई व्यक्ति चलाता हो। तो ये इसका बेसिकली मीनिंग है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं फिजिशियन ग्रुप, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म्स, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि क्या क्या विशेषताएं होती है पार्टनरशिप की, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो पहला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अपने प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं, यानी कि कोई भी प्रॉफिट हो तो आपस में बांटते हैं, कारोबार के लाभ को आपस में बांटते हैं। जो साझेदारी का उद्देश्य होता है कारोबार को के जो प्रॉफिट होती है सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं बल्कि उसे आपस में बांटना भी होता है।
नेक्स्ट है आपका एटलीस्ट 2 पर्सन, यानी कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना इसमें अनिवार्य है। साझेदारी होने के लिए बहुत ज़रूरी है लिसनर्स कि एक से अधिक व्यक्ति हो, अर्थात यानी कम से कम 2 व्यक्ति आवश्यक रूप से होने चाहिए, क्योंकि कोई भी अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका नो सेपरेट एक्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है लिसनर्स कि इसका कोई अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इसमें असीमित दायित्व होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि साझेदारी का महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं ये है कि फर्म के ऋण के भुगतान के लिए प्रत्येक साझेदार का जो दायित्व होता है, साधारणतः प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। नेक्स्ट है आपका लॉफुल बिजनेस, यानी कि ये एक लॉफुल बिजनेस होता है, यानी लीगल बिजनेस होता है। इसका मतलब ये है कि किसी वैध कारोबार का होना, जैसे कि साझेदारी के लिए जो कुछ बिज़नेस होना अनिवार्य है, इसमें कारोबार का होना गर्भित नहीं है। अतः अगर बिना किसी कारोबार की दृष्टि से 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता करें, तो ऐसे समझौते को साझेदारी का समझौता नहीं कहेंगे। नेक्स्ट है आपका लिसनर एक और पॉइंट था, नो सेपरेट एक्जिस्टेंस, यानी कि इस पृथक अस्तित्व नहीं, यानी कि वैधानिक दृष्टि से साझेदार और फर्म दोनों एक दूसरे से अलग ना होकर के बल्कि एक ही हैं। नेक्स्ट बात कर ले कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का मतलब ये है लिसनर्स कि इसमें बेसिकली एग्रीमेंट होती है, डीड होती है पार्टनर्स के बीच में, यानी कि साझेदारी के बीच समझौता या अनुबंध होता है। साझेदारी का जन्म समझौता द्वारा होता है लिसनर्स। अतः ये परम आवश्यक है कि जो साझेदार है उनके बीच समझौता हो, क्योंकि साझेदारी की संबंध अनुबंध से उत्पन्न होती है, स्थिति से नहीं। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट से। नेक्स्ट है ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टनर्स। दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में कोई भी मतलब सद्विश्वास होना चाहिए, अटमोस्ट गुड फेथ जिसको कहते हैं होना चाहिए। ये साझेदारी का मूल आधार है कि साझेदारी के मध्य क्या होना चाहिए, परम सद्विश्वास का होना, एक दूसरे के प्रति पूर्ण न्याय प्राणय या फिर निष्ठावान होना चाहिए। नेक्स्ट है कि इसमें ये भी बताया गया है लिसनर्स कि अपने कार्यों के विषय में दूसरे साझेदारी को पूर्ण एवं सच्ची जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि क्या हो, उसमें विश्वास बनी रहे। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट मोटिव, यानी कि प्रॉफिट मोटिव से आप समझ ही सकते हैं कि क्या मतलब हो सकता है, यानी कि कारोबार का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, यानी साझेदारी का मूल उद्देश्य लाभ कमाना है। इसलिए कोई भी कारोबार जो कि परोपकार की दृष्टि से की जाए, तो यानी कि किसी के सहायता की दृष्टि से की जाए, साझेदारी को लाभ उत्पन्न करने के लिए ना हो, तो साझेदारी नहीं हो सकती वो। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि क्या-क्या मेरिट्स हैं, क्या-क्या डिमेरिट्स हैं पार्टनरशिप के, क्या-क्या इसके गुण हैं या अवगुण हैं। तो गुण की बात करें तो सबसे पहला है ईज़ी फॉर्मेशन, यानी कि पार्टनरशिप में ईज़ी फॉर्मेशन होता है, यानी सुगमता से स्थापना हो सकती है। अ, इसमें बेसिकली होता क्या है लिसनर्स कि इजी फॉर्मेशन से मतलब है कि एक आप जैसे कि आप देखते हैं सोल प्रोप्राइटर के समान पार्टनरशिप भी व्यवसाय को स्थापित करने की किसी भी कानूनी या वैधानिक औपचारिकता का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसका निर्माण अथवा स्थापना में प्रारंभिक व्यय भी अधिक नहीं होता है। व्यापार चलाने के लिए दो व्यक्ति आपस में समझौता करके इसे प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी। इसका मतलब है पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं, यानी कि भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार लिसनर्स साझेदारी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको कराना कंपल्सरी नहीं है, बल्कि वॉलेंटरी है, यानी कि ऐच्छिक है। चाहे तो कराएं चाहे तो ना कराएं। नेक्स्ट है मोर कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द बिजनेस। यहाँ पर बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ती है बिजनेस में। नेक्स्ट है आपका इजी टू गेट लोन। इसका मतलब ये है ऋण लेने में सुविधा। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक साझेदार का जो अनलिमिटेड लायबिलिटी तथा फर्म के कार्यों के लिए संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी होने के कारण जितने भी साझेदार होते हैं उनकी साख बनी रहती है। तो ऋणदाता किसी भी साझेदार की निजी संपत्ति से क्या कर सकता है, पैसे ले सकता है, धन वसूल कर सकता है। नेक्स्ट है आपका इजी सेपरेशन। इसका मतलब होता है इजी सेपरेशन का कि
इसमें हम संबंध विच्छेद में सुविधा होती है, यानी कि किसी भी विपरीत अनुबंध के अभाव में जो पार्टनर्स में कोई भी साझेदार होगा, यानी कि पार्टनरशिप में कोई भी अगर पार्टनर है जो उचित सूचना देकर पार्टनरशिप से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है, यानी इजीली सेपरेट हो सकता है। यही नहीं, किसी साझेदारी के अगर मान लीजिए दोषी पाए जाने पर जो बाकी के साझेदार बचे हुए हों, उनकी सर्व संपत्ति पर उसे साझेदारी से निकाला भी जा सकता है लिसनर्स। तो आई होप आपको एडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस, यानी कि क्या-क्या इसकी अवगुण है। तो पहला डिफिकल्टी इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इसमें हित हस्तांतरण में कठिनाई होती है, यानी कि साझेदारी में कोई भी साझेदार बिना अन्य सभी साझेदारों की सहमति के अपना हित अथवा भाग का स्थानांतरण नहीं कर सकता और ना ही उसे बाजार में बेचा जा सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस असुविधा के कारण लिसनर्स लोग इसमें रुपया लगाना पसंद नहीं करते। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके हित का हस्तांतरण सुविधापूर्वक किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी डिमेरिट्स, यानी कि इसमें असीमित उत्तरदायित्व के दोषों का होना ये भी एक डिमेरिट है इसका, यानी कि साझेदारी का एक प्रमुख दोष कह सकते हैं आप कि इसके सदस्यों की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है। व्यवसाय अगर असफल हो जाए तो समस्त जितने भी साझेदार होंगे उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पार्टनर्स को ना केवल अपने बिजनेस में विनियोजित पूंजी में हाथ धोना पड़ता है। तो जैसा कि लिसनर्स देख सकते हैं आप, तीसरा पॉइंट है आपका फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट से क्या मतलब है, यानी कि इसमें क्या होता है, सदैव संघर्ष और मतभेद की संभावना बनी रहती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप का। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कहावत भी है कि जहां पर चार बर्तन होते हैं खटकते हैं जरूर। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप में भी ये पूर्ण रूप से लागू होता है। दोस्तों यही कारण है कि पार्टनरशिप में सदैव साझेदारों के जो बीच संघर्ष और मतभेद की सद्भावना संभावना जो है वो बनी रहती है। कभी-कभी आपको पता है ये मतभेद इतना भयंकर मतलब रूप धारण कर लेती है और आपस में इतना मतलब तीव्र संघर्ष का कारण बनती है कि क्या कहा जाए, मतलब इसमें बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इनके मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स इनके बीच पैदा हो जाती हैं पार्टनरशिप के बीच, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट नहीं रहता है। जैसे कि सारे पार्टनर के पास राइट होता है कि वो पार्टनरशिप को मैनेज कर रहे हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट और फ्रिक्शन को जन्म देता है। तो जितनी भी हार्मफुल चीजें हैं तो वो सारी की सारी पार्टनरशिप के फ्यूचर के लिए क्या होती है, वो हार्मफुल होती है, यानी कि मतलब सारी की सारी चीजें हार्मफुल होंगी। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ क्विक डिसीजन, यानी कि लैक ऑफ क्विक डिसीजन का मतलब है शीघ्र निर्णय का अभाव होता है इसमें, यानी कि साझेदारी में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, यानी कि कह सकते हैं अर्थात इसका मतलब है कि जित सभी कार्यों के लिए प्रत्येक जो पार्टनर का परामर्श आवश्यक होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। तो कभी-कभी क्या होता है कि इस कार्य में इतना अधिक विलंब हो जाता है कि आया हुआ जो हमारा प्रॉफिट है उसका जो कैसे नहीं कहते कि सुअवसर हाथ से निकल जाता है। तो इस संबंध में जैसे कि हम लोग इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब कहते हैं, कहावत कहते हैं, जो भी कह लीजिए, टू मैनी कुक्स में स्पॉइल द बिजनेस ब्रोथ, यानी कि अत्यधिक रसोइये व्यवसाय के रस को खराब कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट जैसा कि आप देख सकते हैं लिसनर्स स्क्रीन पर, जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ ले कि क्या होती है। तो मीनिंग जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने दी हुई है मीनिंग, इसको कंपनी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले लिसनर से कुछ मोटी मोटी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं मैं आपको कि भारत में जो कंपनी का उद्गम है वो कंपनीज एक्ट 1850 के साथ ही हुआ, लेकिन इस अधिनियम में क्या किया गया, समय समय पर संशोधन होते रहे। तो 1936 में संशोधन कंपनी अधिनियम पारित किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1956 से नया कंपनी अधिनियम लागू हुआ। फिर इस कंपनी अधिनियम में फिर से समय समय पर संशोधन हुआ। तो फिर क्या हुआ, 1988 में महत्वपूर्ण संशोधन इसमें एक्चुअली किए गए, लेकिन इसके पश्चात कंपनी अधिनियम में अनेकों बार संशोधन हुए लिसनर्स। लेकिन अभी कौन सी कंपनी अधिनियम चल रही है, अभी वर्तमान में कंपनीज एक्ट 2013 कार्यरत है। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आइए इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, इसकी मीनिंग क्या है। तो मैंने इसकी मीनिंग जो दे रखी है कि अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, दोस्तों ये सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 20 में ये बात कही गई है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ।
इसका मतलब ये होता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम अ, 2 अंडर सेक्शन 20 के अनुसार ये बताया गया है कि कंपनी से आज से इस अधिनियम के अधीन निर्मित कंपनी से है या किसी पूर्व के कंपनी अधिनियम से बनी कंपनी से है। तो ये चीज इसमें बोली गई है। तो लिसनर्स, जैसे कि हम जानते हैं कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका समामेलन किसी निश्चित उद्देश्य से भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है और इसका अस्तित्व भी सदस्यों से पृथक होता है। सदस्यों का इसमें जो दायित्व होता है वो लिमिटेड यानी सामान्यतः सीमित होता है और इसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है जिसके अंतर्गत समस्त कार्य संपन्न होते हैं। तो आई होप आपको कंपनी की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं। तो ये टाटा मोटर्स लिमिटेड, ये सारी सारी कंपनी के एग्जांपल्स हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कंपनी की विशेषता अथवा लक्षण। तो पहला है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये होता है लिसनर्स, जैसे कि आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो है वो है, इसका मतलब होता है पृथक वैधानिक अस्तित्व, यानी कि कंपनी को अपने सदस्यों से अलग या भिन्न वैधानिक अस्तित्व होता है। इस प्रकार कंपनी का कोई भी जो अंशधारी होगा, शेयर होल्डर, कंपनी के साथ किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पृथक अस्तित्व होने के कारण कंपनी क्या करती है, ऐसे समस्त कार्य करती है जो कि एक प्राकृतिक व्यक्ति अपने निजी व्यापार के संबंध में कर सकता है। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि इसमें जो मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि सीमित दायित्व। इसमें जितने भी अंशधारी होते हैं उनका दायित्व क्या होता है, सीमित होता है, यानी कह सकते सामान्यतः उनके जो खरीदे गए शेयर्स होते हैं उनके फेस वैल्यू तक ही सीमित होता है। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है लिसनर्स कि सार्वभौम मुद्रा, यानी कि इसका मतलब ये है कॉमन सील कंपनी के सामान्य अस्तित्व का प्रतीक होता है लिसनर्स। इसके लग जाने पर कंपनी के जो उत्तरदायी है मतलब उसको ठहराया जाता है, जा सकता है। और इसमें ये बोला गया है कि कहने का अर्थ ये है लिसनर्स कि जो कह सकते हैं कि जो कंपनी को बाध्य करने के लिए उसके प्रत्येक प्रलेख पर क्या होना चाहिए, कॉमन सील का लगना आवश्यक है। तो आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है आपका सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सेपरेट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि इसका जो कह सकते हैं आप कि सेपरेट ओनरशिप होती है और मैनेजमेंट होती है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी की। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी कि इसमें हम शेयर्स ट्रांसफर की सुविधा होती है, अंश हस्तांतरण की सुविधा होती है लिसनर्स। इसमें देखा जाता है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं अपने शेयर्स का जो ट्रांसफर है किए जाने का अधिकार रखते हैं, यानी कि वे अपने शेयर्स का ट्रांसफर किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका परपेचुअल ससेशन। इसका मतलब है अविच्छिन्न उत्तराधिकार। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी का क्या है, परपेचुअल ससेशन होता है। इसका मतलब ये है कि इसका स्थायी अस्तित्व होता है, यानी कि अंशधारियों के मर जाने अथवा व्यक्तिगत रूप से दिवालिया हो जाने या कंपनी से पृथक आदि होने का इसके अस्तित्व पर, यानी कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक के बाद दूसरा अंशधारी जाता है एवं आता रहता है। तो इसी में कहा भी गया है लिसनर्स, टेनिसन ने कहा है कि मैन में कम मैन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। या फिर आई का मतलब है कि मेंबर्स आते हैं और जाते हैं, यानी कि मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, यानी कंपनी हमेशा के लिए चलते रहती है। तो ये सारी चीजें इसमें बोली गई हैं। नेक्स्ट है एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इसका मतलब होता है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, यानी कि कंपनी जो होती है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और आर्टिफिशियल पर्सन के समान, यानी कि कृत्रिम व्यक्ति के समान कार्य करती है। इसमें बोला गया और उसका जो अस्तित्व होता है उसके निर्माताओं से बिल्कुल भिन्न होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि कंपनी कृत्रिम होने के कारण ये इनविजिबल होती है, इसको हम छू नहीं सकते और जिसका केवल कानून की निगाहों में ही अस्तित्व होता है। इसका निर्माण, इसका संगठन तथा समापन केवल कंपनी विधान के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका लिसनर्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं। तो पहला है एडवांटेज कि ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इसमें होते हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें मैनेजमेंट जो होता है वो एफिशिएंट होता है। नेक्स्ट है आपका कि लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि जो लाइबिलिटी होती है इसमें वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है आपका
इजी टू गेट लोन, यानी कि ऋण मिलने में इनको सुविधा होती है। कंपनियों के जो कह सकते हैं कि साख अधिक होने के कारण इन्हें एकाकी तथा मतलब यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप संस्था के मुकाबले इन्हें सरलता से ऋण मिल जाता है, लोन मिल जाता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क का मतलब है जोखिम का विस्तार। इसका मतलब ये होता है लिसनर्स कि एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारी का उत्तरदायित्व क्या होता है, सीमित होने के साथ साथ इनकी संख्या पर भी इनको कोई प्रबंध नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात की जाए अगर, तो इसमें बताया गया है लिसनर्स कि क्या कहते हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इसमें स्टेबल होती है ये, और ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है किसका, कंपनी का, स्टेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस में आपका मतलब कि जनता का विश्वास। इसमें ये बोला गया है कि बाकी सारी बिजनेस यूनिट की तुलना में कंपनी में जनसाधारण का, चाहे वो विनियोगता हो या उपभोक्ता हो यानी कंज्यूमर हो या एम्प्लॉय हो, अधिक विश्वास हो जाता है। इसका कारण ये है लिसनर्स कि गवर्नमेंट का कंपनी के मामले में नियंत्रण, कंट्रोल मतलब नियमन एवं नियंत्रण रहता है, कंट्रोल रहता है। इसके खाते जो है हर वर्ष छपते रहते हैं, प्रतिवर्ष छपते रहते हैं, और तथा इसका स्थायी अस्तित्व होता है। नेक्स्ट है आपका कि परपिचुअल एग्जिस्टेंस। तो परपिचुअल एग्जिस्टेंस की बात कर ले लिसनर्स अब अगर हम, तो इसका इसमें क्या मतलब है, इसका मतलब है स्थायी अस्तित्व होती है कंपनी का। स्थायी अस्थायी अस्तित्व कह सकते हैं कि स्थायी अस्तित्व होने के कारण अंशधारियों के जो दिवालिया होने पर, पागलपन होने पर इसके अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस था, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। तो नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज क्या हो सकती है, तो डिलेड डिसीजन मेकिंग। अगर डिसएडवांटेज देखेंगे कि मतलब कि डिलेड डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि डिसीजन लेने में डिले होती है इसमें। इसका मतलब ये है कि इसमें डिसीजन लेने में काफी डिले होता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हित संघर्ष। ये भी एक डिसएडवांटेज है कंपनी का लिसनर्स, क्योंकि कंपनी के विभिन्न हित आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। जो कह सकते हैं आपकी पूर्वाधिकार अंशों के जो धारक होते हैं यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो चाहते हैं कि उन्हें निश्चित दर से क्या मिले, डिविडेंड मिलने के पश्चात ही, यानी लाभांश मिलने के पश्चात जो बाकी का जो राशि बचे वो संचित कोष में चली जाए। तो इसके विपरीत जो आप कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि कंपनी अपना संपूर्ण लाभ क्या करे, लाभांश के रूप में वितरित कर दे, यानी बांट दे। तो ये क्या होता है, कंपनी के अंशधारी या प्रबंधक के आपसी हितों में संघर्ष रहता है। ये भी एक कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर लिसनर्स, लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब है गोपनीयता का अभाव, यानी कि समस्त कार्य सभाओं में तय होते हैं, तो इनका समय समय पर अपने अकाउंट्स को जनता के सामने इनको प्रकाशित करना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, सीक्रेट समाप्त हो जाती है, सीक्रेसी समाप्त हो जाती है, गोपनीयता समाप्त हो जाती है। और इसके विपरीत अन्य जो व्यवसायिक संगठन है यानी कि सोल पार्टनरशिप है, तो उसमें गोपनीयता रहती है, क्योंकि उसमें एकल है, वो भी अपना जब चाहे तो बताए, चाहे तो ना बताए। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन वाइंडिंग अप। नेक्स्ट डिफिकल्टी इन वाइंडिंग अप का क्या मतलब है लिसनर्स की वाइंडिंग अप करने में भी डिफिकल्टी होती है। ये भी एक कह सकते हैं आपकी बहुत बड़ा लिमिटेशन है किसका, जॉइंट स्टॉक कंपनी का। तो आई होप आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो गई होंगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है लिसनर्स कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सहकारी संगठन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है सहकारी संगठन। अब आइए पहले मीनिंग जान ले। तो सहकारिता में सबसे पहले तो लिसनर से ये जान ले कि सहकारिता की जीवन पद्धति जैसे कि एक सबके लिए और सब एक के लिए की भावना पर आधारित ये जीवन पद्धति है। इस शब्द जो है सहकारिता यानी कि सहयोग की भावना का परिचायक है, यानी कि हम जब भी सामान्य उद्देश्य से मिलजुल कर कार्य करते हैं तो उसी को हम सहकारिता कहते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेट करके चलना। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग क्लियर हो रही होगी लिसनर्स। तो आइए आगे बात करें अगर, तो इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि कोऑपरेटिव का मतलब होता है कि एक साथ काम करना, यानी वर्किंग टुगेदर, और किसके साथ, विद अदर्स फॉर अ कॉमन पर्पस, यानी कि अ, एक साथ काम करना और दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना एक ही कॉमन पर्पस के लिए। तो आई होप आपको कोऑपरेटिव की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन आप जानते ही हैं। तब आइए देख लेते हैं कि इसकी क्या मीनिंग होती है। तो कोऑपरेटिव इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर पर्सन्स voluntarily associate together as human beings on a basis of equality
फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्व्स। ये जो मीनिंग मैंने दी है लिसनर्स, ये डेफिनेशन एच काल्वर्ट की है। इन्होंने क्या बताया है कि सहकारिता एक प्रकार का संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या होता है, लोग जो होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, मानव के रूप में समानता के आधार पर यानी इक्वालिटी बेसिस पे क्या करते हैं, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, यानी अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसमें सहयोग करते हैं। तो ये बेसिकली इसकी मीनिंग है। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इक्वल वोटिंग राइट्स, इनकी मेंबर्स के पास इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं इसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि इक्वालिटी होती है वोटिंग स्टेटस में। जो प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट का, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, गवर्न करती है। नेक्स्ट है सोशल यूटिलिटी। सोशल यूटिलिटी का मतलब है लिसनर्स कि द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है और म्यूचुअल कोऑपरेशन को प्रमोट करती है। और इसमें क्या होता है कि ये सेल्फ हेल्प को, मोरल वैल्यूज को मेंबर्स के बीच प्रमोट करते हैं। और क्या कहते हैं कि इसमें जो ये जो टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत सारी कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब कुछ हाथों में जाने से भी बचाने में भी हेल्प करती है। तो ये इस बेसिकली सोशल यूटिलिटी का मतलब है। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है इसमें। जैसे कि इसमें क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, एग्जाम्प्लीफाई करती है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर ये सपोर्ट पाती है गवर्नमेंट का इन द फॉर्म ऑफ लो टैक्सेस, सब्सिडीज और लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन। नेक्स्ट है आपका लाइबिलिटी फॉर मेंबर्स इज लिमिटेड, यानी कि इसमें जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, यानी कि लाइबिलिटी मेंबर की कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की लिमिटेड होती है। तो ये बेसिकली इसमें बताया गया है कि लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है आपका एज ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि अगर जैसे कि लिसनर्स अगर ये भी बताएं कि सहकारित समिति में सदस्यों की जो सीमित है, यानी कि लाइबिलिटी है, दायित्व तो सीमित रहता है, इसके कारण सदस्य जो होते हैं अधिक तत्परता से सहकारी समिति की क्रियाओं में दिलचस्पी लेते हैं। नेक्स्ट है एज ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि इसका मतलब है कि कैसे इसका एज ऑफ फॉर्मेशन से इसमें ये बताया गया है बेसिकली कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम 10 मेंबर्स के साथ। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व होती हैं। और इसमें बोला गया है कि इसके फॉर्मेशन को गवर्न किया जाता है किसके प्रोविजन के द्वारा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको ये एडवांटेजेस क्लियर हो गए होंगे लिसनर्स। नेक्स्ट बात कर ले डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस में है पहला लिमिटेड कैपिटल, यानी कैपिटल इनका लिमिटेड होता है, यानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जब लोगों के द्वारा बनती है तो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और कोई कंपल्सन नहीं होता कि कहीं से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा अमाउंट, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, ताकि वो मेंबर बन सके। तो ये चीज होती है कि जो इसमें प्रिंसिपल है वन मैन वन वोट का, वो भी डिस्करेज करता है पीपल को कि वो इन्वेस्ट करे उसमें ज्यादा। लेकिन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करता है, हमेशा कैपिटल की शॉर्टेज को फेस करता है, क्योंकि लो रेट ऑफ रिटर्न होती है इसमें। नेक्स्ट होता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी रहती है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेंबर्स के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, तो जितनी भी इसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म की जाती है मेंबर्स के द्वारा ही। तो सारे मेंबर्स प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स तो हो नहीं सकते, ये इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन भी होते हैं कुछ। तो इसमें कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मतलब हाई सैलरी नहीं पे कर सकती, अफोर्ड नहीं कर सकती, ताकि वो प्रोफेशनल्स को और क्वालिफाइड पीपल को दे पाए। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि इसमें कह सकते हो कि मोटिवेशन की बहुत ही लैकनेस रहती है, एब्सेंस रहता है मोटिवेशन कि जो मेंबर्स होते हैं वो एंथुजियास्टिक नहीं फील कर पाते, क्योंकि जो लॉ है गवर्न करती है कोऑपरेटिव को कि पुट अ सीलिंग ऑन द रेट ऑफ रिटर्न, मतलब रेट ऑफ रिटर्न पे नहीं, मतलब साथ में काम करिए। जो इसमें डायरेक्ट लिंक का एब्सेंस रहता है वर्क और रिवॉर्ड के बीच में। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर आप उसको रिवॉर्ड नहीं दोगे तो वो उतना मन से काम नहीं करेगा जितना कि उसको अपना मतलब बेस्ट एफर्ट्स नहीं देगा। तो उस तरीके से इसमें भी होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी। नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लासेस, इसका मतलब ये है, कॉन्फ्लिक्ट में बताया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं उनके सेल्फिश मोटिव की वजह से हमेशा उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं।
ये भी एक बहुत बड़ा कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ सीक्रेसी। लैक ऑफ सीक्रेसी यानी सीक्रेसी की लैकनेस रहती है, क्योंकि जो इसमें मेंबर्स की मीटिंग होती है ओपन डिस्कशन में होती है, उसके कारण या फिर कह सकते हो कि डिस्क्लोजर ऑब्लिगेशन जो कि सेक्शन एक्ट अंडर सेक्शन एक्ट 7 के अकॉर्डिंग जो होता है, तो उसमें बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सीक्रेसी मेंटेन करके रखना किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑपरेशंस के बारे में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। लिसनर्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा 1% कंपनी। यानी 1% कंपनी क्या होता है, तो 1% कंपनी के बारे में बात कर ले तो 1% कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के द्वारा। जैसे कि नेम सजेस्ट है, 1% कंपनी फॉर्म्ड होती है एक पर्सन जिसमें एक ही मेंबर होता है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 3 अंडर सेक्शन 1, यानी सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि 1% कंपनी क्या होती है। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर, यानी कि 1% कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 1% एज अ मेंबर मतलब होता है। तो आई होप आपकी इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर ले लिसनर्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जैसा कि आप लिसनर्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। फीचर्स की बात कर ले 1% कंपनी की, तो इसको शॉर्ट में ओपीसी आप कह सकते हैं 1% कंपनी को। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं 1% कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली। इसमें बोला गया है कि जो 1% कंपनी होती है वो इनकॉर्पोरेट हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी, और इसके मतलब इट कैन हैव वन मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि इसके पास एक मेंबर होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है लिसनर्स, बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो इसका किसी समय केवल एक सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट है इट में हैव ओनली वन डायरेक्टर, यानी कि इसका केवल एक संचालक हो सकता है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट बात कर ले लिसनर्स, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसमें, यानी कि इसका लास्ट टॉपिक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि LLP। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को आप कह सकते हैं कि शॉर्ट में LLP कह सकते हैं। अब इसकी मीनिंग, इसकी क्या क्या मीनिंग होती है, डेफिनेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें अगर हम डिटेल में, तो बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को हम शॉर्ट में LLP कह सकते हैं, या फिर इसको हिंदी में सीमित देयता साझेदारी कह सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, देखिए ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं अभी सही किए देती हूँ। हाँ, 2008 इसमें ये बताया गया है कि बेसिकली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर्स। इसका मतलब ये होता है कि सीमित देयता साझेदारी अधिनियम 2008 के एक अनुसार क्या बताया गया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा संगठन होता है जिसका निर्माण इस एक्ट के अधीन किया गया है तथा जिसका पृथक वैधानिक अस्तित्व अपने सदस्यों से पृथक होता है। तो ये इसकी बेसिकली मीनिंग बताई गई है। लिसनर्स, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड जैसे कि आप देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, यानी कि क्या क्या इसकी कह सकते हैं कि विशेषताएं होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की। तो इसकी मैं बात कर ले तो पहला दिया है कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द LLP एक्ट 2008। इसका मतलब ये है कि इसका निर्माण LLP एक्ट 2008 के अधीन किया जाना चाहिए। दूसरा है कि ये एक निगमित बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, जिसका अपना क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसका अपना अस्तित्व होता है और तथा जो अपने सदस्यों से, उसके सदस्यों से पृथक होता है। नेक्स्ट है आपका कि जितने भी LLP होते हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए LLP एक्ट 2008 में। नेक्स्ट है आपका लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी से क्या मतलब है कि कह सकते हैं आप कि इसमें इसकी तथा इसके सदस्यों की जो लाइबिलिटी होती है सीमित होती है। और नेक्स्ट है LLP हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, परपेचुअल सजेशंस, इस सक्सेशन, यानी इसका मतलब ये है कि इसका अपना निरंतर उत्तराधिकार होता है। इसके सदस्य के परिवर्तन से इसके अस्तित्व, अधिकार और देनदारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है एवरी LLP मस्ट हैव एट लीस्ट 2 मेंबर्स
वन ऑफ देम मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया है कि इसके निर्माण के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, और जिसमें से यानी कि कह सकते हैं कि जिनमें से एक कहाँ का निवासी होना चाहिए, वो भारत का निवासी होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है आपका कि देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी, यानी कि इसके सदस्य या साझेदारी की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं होती। तो आई होप आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है लिसनर्स, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो लास्ट ये है, इसके बारे में बात कर ले। तो मेरिट्स क्या होती हैं इसकी, तो यानी कि एडवांटेजेस क्या है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के, तो इसके बारे में बात कर ले। तो पहला दिया है कि एन एलएलपी हैज कॉन्टिन्यूअस और स्टेबल एग्जिस्टेंस ऑन अकाउंट ऑफ इट्स परपिचुअल सक्सेशन। इसका मतलब बोला गया है कि इसमें निरंतर उत्तराधिकारी की प्रवृत्ति पाए जाने के कारण ये स्टेबिलिटी होती है। दूसरा है कि लाइबिलिटी ऑफ एन एलएलपी एंड आल्सो इट्स पार्टनर्स इज लिमिटेड, यानी कि इसमें क्या होता है कि लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, यानी कि इसमें बॉडी कॉर्पोरेट होने का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट आपका डीमेरिट्स की बात कर ले। डीमेरिट्स जैसे कि देख सकते हैं कि टाइम एंड आल्सो मनी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी, यानी कि इसमें टाइम और मनी दोनों इन्वॉल्व होता है इसके फॉर्मेशन में, इनकॉर्पोरेशन में एलएलपी के। तो ये भी डिसएडवांटेज है। लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और रेगुलेशंस की बात कर ले, तब मतलब जब भी हम मतलब ये लेस फ्लेक्सिबल होता है अगर इसकी बात करें ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रेगुलेशंस की बात कर ले, तो इसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें वैधानिक नियमों यानी कि स्टैट्यूटरी रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है, जिस कारण इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन रहती है, यानी कि इसमें लोचता की कमी रहती है। तो नेक्स्ट है आपका देयर इज लैक ऑफ बिजनेस सीक्रेसी एज एन एलएलपी हैज टू फाइल द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स एवरी ईयर विद द रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी। इसका मतलब बोला, इसका मतलब होता है कि मतलब इसमें बिजनेस सीक्रेसी की लैकनेस रहती है, क्योंकि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो फाइल है वो की जो डॉक्यूमेंट है हर साल उसको किसको भेजनी पड़ती है, रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है, यानी कि क्योंकि इसमें अपने खातों की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार के पास भेजनी होती है, तो इसमें अतः व्यवसाय के जो भेद होते हैं गुप्त नहीं रखे जा सकते। तो आई होप आपको इसकी मीनिंग भी क्लियर हो गई होगी लिसनर्स। तो ये थे आपका पूरा यूनिट सेकंड। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी टॉपिक रह गया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो लिसनर्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और अगर कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और लिसनर्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।